हमारे घर का चूहा जब मुझे आज फिर से अचार खाते देखता है तो घबराकर तुरंत बिल से एक सोने की ईंट निकाल लाता है और मुझे अपनी जिंदगी सुधारने को कहता है। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मेरे हाथ में जो सोने की ईंट थी उसका वजन पूरे 2 किलो था। और भी अजीब बात यह थी कि चूहा मेरी कमजोर काया को देखकर डर गया कि मैं इस अचानक मिली दौलत को संभाल नहीं पाऊंगा, इसलिए वह मेरे लिए पहले से खो चुकी बाजी क्वान मार्शल आर्ट की एक किताब भी ले आया। मेरा नाम लिन फेंक है, एक ऐसा अनाथ जो इतना गरीब है कि उसके पास सिर्फ परिवार रजिस्टर हुकौ ही बचा है। हर महीने मुझे अपने माता पिता के इलाज के लिए गए कर्ज का भुगतान भी करना पड़ता है। मेरा एकमात्र परिवार का सदस्य वही चूहा है जो हर दिन समय पर बाहर आकर बचा हुआ खाना खा जाता है। कल आधी रात को मैंने चूहे से कहा कि आगे शायद मेरे पास ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैं उसके साथ बांट सकूं, इसलिए वह कहीं और जाकर रह ले। तभी मैंने अचानक थक की आवाज सुनी। मैंने तुरंत लाइट जलाई और देखा कि बिस्तर के पास एक बेहद दुबला पतला चूहा पड़ा हुआ है जो मुझे देख रहा है। उसके सामने एक लंबी सीधी चीज रखी थी, लगभग मेरे हाथ जितनी लंबी। मैंने अपनी आंखें मल कर देखा, यकीन नहीं हुआ। जब मैंने खुद को 2 थप्पड़ मारे और देखा कि सोने की ईंट अब भी वही है, तब समझ आया कि यह सपना नहीं है, यह सचमुच असली सोना है। अगर बाजार भाव के अनुसार 1 ग्राम सोना लगभग 1000 रुपए का है तो 2 किलो यानी 2000 ग्राम का मतलब हुआ 20 लाख रुपए। मैं अमीर हो गया। इन 20 लाख से मैं गांव वालों के 3.8 लाख का कर्ज चुका सकता हूँ और फिर भी 16.2 लाख बचेंगे जो मेरी बचत होगी। ये सब मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं खुशी से उछल पड़ा और तुरंत बचे हुए सूखे बन रोटी को निकालकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और बड़े आदर से चूहे के सामने रख दिया। अब वह मेरे लिए बाप के समान था। मुझे उसकी अच्छे से सेवा करनी थी। चूहा खाने के बाद डकार लेता है और अपने पंजों से टूटा हुआ बिल दिखाता है। ये देखकर मैं जल्दी से कहता हूँ, भाई चूहे, कल मैं तुम्हारे लिए नया घर बना दूंगा। चूहा सिर हिलाता है और धीरे धीरे वापस अपने बिल में चला जाता है। शांत होने के बाद मैंने इंटरनेट पर सोने को बेचने के तरीके खोजे। बैंक और ज्वेलरी शॉप्स खरीद का प्रमाण मांगते हैं, लेकिन केवल गिरवी दुकान पॉन शॉप बिना प्रमाण के भी खरीद लेती है, जो मेरे इस चूहे की भेंट के लिए बिल्कुल सही था। अगली सुबह मैं सोने की ईंट लेकर सीधे गिरवी दुकान पहुंचा और अंदर जाकर स्टाफ से कहा कि मुझे एक कमरे में बात करनी है। ऑफिस में पहुंचने पर जो मिंग ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसने दस्ताने पहनकर सोने की ईंट उठाई, उसका चेहरा बदल गया। ये तो प्राचीन सोने की ईंट है। अगर यह सिर्फ साधारण सोना होता तो इसकी कीमत बाजार के हिसाब से ही होती, लेकिन यह अलग था। यह एक प्राचीन वस्तु भी थी जिसकी कीमत सिर्फ सोने की नहीं बल्कि संग्रहण और कला मूल्य की भी थी। ऐसी एक ईंट की कीमत आम लोगों की कल्पना से कहीं ज्यादा होती है। जो मिंग बार बार नीचे के निशानों को देखता रहा, फिर मेरी ओर देखा। शायद उसे लगा कि इसका स्रोत संदिग्ध है, लेकिन उसे इससे फर्क नहीं पड़ा। गिरवी दुकानें स्रोत नहीं पूछती, सिर्फ कीमत देती हैं। उसने कहा, सर, यह मेरी सीमा से बाहर है, मुझे अपने वरिष्ठ को बुलाना होगा। कुछ देर बाद 2 लोग अंदर आए, एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग और उसके पीछे एक लंबी पेशेवर कपड़े पहने युवती। बुजुर्ग का नाम गुयुआन था और युवती का नाम सू चिन, वह मैनेजर थी। जांच के बाद गुयुआन ने पूछा, आपका उपनाम? मैंने कहा, लिन। इस सोने का स्रोत? मैंने झूठ बोला, ये मेरे दादा की विरासत है। सू चिन ने जांच कर कहा, यह असली है। फिर पूछा गया, आप क्या कीमत चाहते हैं? मैंने कहा, आप लोग बताइए। गुयुआन ने कहा, 3 मिलियन 30 लाख। मैं चौंक गया, यह मूल कीमत से 10 लाख ज्यादा था। मैंने दिखावे के लिए थोड़ा सोचा, फिर कहा, ठीक है। जैसे ही 30 लाख मेरे खाते में आए, मैं खुशी से पागल हो गया, लेकिन खुद को संभाला। बाहर आकर मैंने खुद को थप्पड़ मारा, दर्द भी हुआ और खुशी भी। फिर मैंने पहले 3.8 लाख का कर्ज चुकाया और चिल्लाया, पापा, अब हम किसी के कर्जदार नहीं हैं। अब बची हुई रकम को समझदारी से इस्तेमाल करना था। पहला काम, घर खरीदना। मैंने ऑनलाइन देखा और शियिंग जियायुआन नाम के एक अच्छे रिहायशी इलाके को चुना। मैं वहां पहुंचा और एक सुंदर सेल्स गर्ल मेरा स्वागत करने आई। वह मुझे देखकर ठिठक गई और बोली, लिन फेंक। मैं भी चौंक गया। उसे ध्यान से देखा, कुछ जाना पहचाना लगा। मुझे कुछ पहचान सा लगा, लेकिन तुरंत याद नहीं आया। मैं तुम्हारी मिडिल स्कूल की क्लासमेट सुयाओ हूँ, हम पहले साथ में बैठते थे। सुयाओ, तुम में तो बहुत बदलाव आ गया है। मैं पहचान ही नहीं पाया। तुम तो ज्यादा नहीं बदली। हाँ, तुम यहाँ क्या करने आई हो? कोई काम है? मैं घर खरीदने आई हूँ, मैंने सीधे सीधे कहा और साथ ही पूछा कि क्या कोई डिस्काउंट मिल सकता है। सुयाओ हैरान रह गई। उसकी नजर अनायास ही मेरे फीके पड़े कपड़ों पर गई। मेरी हालत देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता था कि मैं घर खरीद सकता हूँ। जब उसने कई बार पुष्टि कर ली कि मैं सच में घर खरीदने आया हूँ, तो उसने 5% छूट दिलाने की बात कही। मैंने 110 वर्ग मीटर का एक फ्लैट चुना और सीधे कहा कि मैं पूरा भुगतान करूंगा। ये सुनकर सुयाओ दंग रह गई और तुरंत मैनेजर से बात करने चली गई। आखिरकार उसने मेरे लिए 7% छूट दिलवाई और कीमत घटकर 10.23 लाख रह गई। भुगतान करने के बाद मेरे पास अभी भी 15 से 19 लाख बचे थे, जो सजावट और आगे के खर्चों के लिए पर्याप्त थे। सारे कागजी काम खत्म होने के बाद मैं अपनी पुरानी इलेक्ट्रिक बाइक पर उसे खाने के लिए ले जाने लगा। सुयाओ ने मेरी गाड़ी देखकर भौहें सिकोड़ ली और नापसंदगी जताई। इतना बड़ा घर खरीद लिया, फिर भी ये कबाड़ गाड़ी? मैंने कहा, अभी तो चल रही है, 2 साल और चला लूंगा। खाने के दौरान सुयाओ लगातार मुझसे पूछती रही कि मैं अचानक अमीर कैसे बन गया। उसकी आंखों में जिज्ञासा भरी थी, जैसे उसे लग रहा हो कि मैंने कोई खास तरीका ढूंढ लिया है। मैं सच्चाई नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने टालते हुए कहा कि मैंने 20 लाख की लॉटरी जीती है। यह सुनते ही उसके चेहरे की गर्मजोशी तुरंत कम हो गई, लेकिन उसने घर खरीदने में मेरी मदद की थी, इसलिए मैं उसे उसके किराए के घर छोड़ने गया। मैंने उसे ऊपर जाते देखा और फिर वापस मुड़ गया। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि
उसी बिल्डिंग में कोई मुझे जाते हुए ध्यान से देख रहा था। वापस जाते समय मुझे घर का चूहा याद आया। मैं बाहर अच्छा खाना खा आया था, लेकिन उस महान सहयोगी को भूल नहीं सकता था। अगर वह नहीं होता तो मैं एक हॉट पॉट तक नहीं खा सकता था। घर खरीदना तो दूर की बात ही। मैं सब्जी की दुकान गया और उसके लिए अच्छा खाना खरीदा। आधा भुना हुआ बतख, चिकन लेग और कुछ पोर्क। घर पहुंचकर मैंने लाइट जलाई और चूहे के बिल की तरफ कहा, चूहा भाई, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना लाया हूँ, जल्दी बाहर आओ। चूहा खुशबू सूंघकर तुरंत बाहर आ गया। मैंने बतख का आधा हिस्सा अलमारी पर रखा, पानी भी दिया और कहा, ये बाकी खाना कल के लिए है। तभी मेरा फोन लगातार बजा। देखा तो किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। क्या आप लिन फेंक हैं? मैं जियांग मान हूँ, सुयाओ की दोस्त और उसकी सबसे अच्छी सहेली। आज मैंने आपको उसे छोड़ते हुए देखा, फिर उसके बारे में पूछा। मुझे लगता है आप बहुत मेहनती और अच्छे इंसान हैं। मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। ये मेरी फोटो है। मैंने फोटो खोली। एक लड़की सफेद ड्रेस और हाई हील्स में थी। बहुत सुंदर और मासूम लग रही थी, खासकर उसकी लंबी गोरी टांगे। मैं थोड़ा स्तब्ध रह गया। मैं लड़कियों से बात करने में अच्छा नहीं था। डिलीवरी के काम के अलावा मैंने कभी ज्यादा बातचीत नहीं की थी। थोड़ा सोचकर मैंने सिर्फ लिखा, हेलो जियांग मान। इसके बाद चुप हो गया, लेकिन वह बहुत उत्साही थी। हाय, कल फ्री हो? साथ में चलें? मैंने कहा, माफ करना, कल काम है। कुछ मिनट बाद, तो काम के बाद? मैंने कहा, थोड़ा समय है। ठीक है, मैं तुम्हें डिनर के लिए ट्रीट दूंगी, हम अच्छे से मिलेंगे। मैंने अनजाने में जवाब दे दिया, ठीक है, तो कल मिलते हैं। शुभ रात्रि लिन भाई। वह मन ही मन बोली। इतना बोलने के बाद भी उसने मुझे खाने पर नहीं बुलाया, क्या बेवकूफ है। अगली सुबह मैंने चूहे द्वारा लाई गई बाजी क्वान की किताब निकाली और अभ्यास शुरू किया। मैंने कभी मार्शल आर्ट नहीं सीखी थी, इसलिए किताब देखकर हर चाल धीरे धीरे सीखता रहा। करीब 2 घंटे अभ्यास किया। पूरा शरीर पसीने से भीग गया। नहाकर मैं काम पर चला गया। दोपहर में मैंने एक आयुर्वेदिक दुकान से दवा ली और घर आकर उसे पकाया। उसका स्वाद बहुत कड़वा था, लेकिन मैंने आधा पी लिया और बाकी में नहाया। आधे घंटे बाद शरीर पूरी तरह तरोताजा हो गया। शाम को काम के बाद जियांग मान का मैसेज आया, मुझे लेने आओ। मैं अपनी पुरानी बाइक लेकर पहुंचा। वह सुंदर कपड़ों में सजी हुई थी, लेकिन मेरी बाइक देखकर उसकी आंखों में हल्की नफरत झलक गई। वह मन ही मन बोली, लॉटरी जीतकर भी गाड़ी नहीं बदली, कितना कंजूस है। डिनर के दौरान उसने मेरे परिवार के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि मैं गांव से हूँ और मेरे माता पिता नहीं रहे, तो उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अब सब ठीक होगा। यह सुनकर मुझे थोड़ा भावुक सा लगा। 1 घंटे बाद मैंने उसे घर छोड़ा। वह बोली, कल मिलते हैं। मेरे जाते ही उसने सोचा, इसने मुझसे ही पैसे दिलवाए और कल मुझे ही मूवी भी दिखानी होगी। फिर उसे सुयाओ की बात याद आई। उसके पास अभी भी 6-7 लाख बचे होंगे। तभी उसका मूड बदल गया। वह सोचने लगी, अगर मैं उसे अच्छे से फंसा लूं तो यही पैसे मेरे ब्यूटी पार्लर के काम आ सकते हैं। और मैं इस सब से पूरी तरह अनजान था। मैं इस सब से बिल्कुल अनजान था और मेरा मूड बहुत अच्छा था। वापस जाते समय मैं तो खुशी में खुद से ही मजा करता जा रहा था। रास्ते में सब्जी की दुकान से मैंने चूहे के लिए चिकन लेग, बतख की गर्दन और चिकन विंग्स खरीदे। घर पहुंचकर मैंने उसे पोर्क खिलाया, फिर नहाकर बिस्तर पर लेट गया। जियांग मान ने फिर मैसेज किया और मुझसे बातें करने लगी। वह बहुत उत्साहित थी, लगातार बातें करती रही और अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातें भी साझा करती रही। अगली सुबह जब मैं दांत साफ करने जा रहा था, अचानक देखा कि दरवाजे के पीछे जमीन पर एक चिट्ठी पड़ी है। साफ था कि किसी ने रात में दरवाजे की दरार से इसे अंदर डाला था। मैं हैरान रह गया। इस शहर में मेरे बहुत कम दोस्त हैं और जो भी जान पहचान वाले हैं वे सीधे फोन या मैसेज करते हैं। कौन मुझे चिट्ठी भेजेगा? मैं सावधानी से आगे बढ़ा, झुककर लिफाफा उठाया और धीरे से खोला। जैसे ही मैंने उसमें लिखा पढ़ा, मेरा चेहरा बदल गया। ये चिट्ठी उसी भले आदमी की थी जो पहले मेरे घर आया था, कुछ उधार लिया था और बदले में 200 रुपए छोड़ गया था। इस बार उसने फिर मुझे पैसे दिए थे। छोटे भाई, पिछली बार गलती से तुम्हारे घर का ताला खराब कर दिया था। मुझे बहुत चिंता थी कि शायद तुम्हारे पास उसे ठीक कराने के पैसे न हो। इस बार मैं तुम्हें मरम्मत के लिए पैसे देने आया था। जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया तो मुझे तेज दवाई की गंध आई। हम सब बाहर मेहनत करने वाले लोग हैं। ये 500 रुपए हैं जो मैंने हाल ही में बचाए हैं। इन्हें रख लो और अच्छे से जीवन बिताओ। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। एक राहगीर। मैं पूरी तरह उलझ गया। दवाई की गंध? क्या मतलब? ऐसा लग रहा था जैसे वह सोच रहा हो कि मैं बहुत गरीबी में जी रहा हूँ। शायद उसे गलतफहमी हो गई थी। अब जबकि मेरे पास पैसे हैं, ये 500 रुपए लेना मुझे ठीक नहीं लगा और सच बताना भी अजीब था। कौन मानेगा कि मैं अचानक अमीर हो गया? मुझे उस भले आदमी को ढूंढकर पैसे लौटाने होंगे, लेकिन उसे ढूंढूं कैसे? मैं यही सोच रहा था कि तभी चूहा फिर हम करता हुआ आया और उसके मुंह में एक किताब थी। मैंने किताब उठाई, मेरी आंखें फैल गईं। ये सोंग राजवंश के प्रसिद्ध न्याय अधिकारी सोंग से द्वारा लिखी सी युआन जी लू पोस्टमार्टम और जांच का ग्रंथ थी। धन्यवाद चूहा भाई। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे बतख की गर्दन खिलाई। फिर मैंने किताब खोली। उसमें तरह तरह के जांच के तरीके, केस सुलझाने की पूरी प्रक्रिया और सोचने का तरीका विस्तार से लिखा था। घटना स्थल का निरीक्षण, सुराग ढूंढना, हर चीज बेहद बारीकी से समझाई गई थी। मैं पढ़ते पढ़ते खो गया। मुझे लगा जैसे मेरी आंखें खुल गई हों। मैंने उस किताब और बाजी क्वान की पुस्तक को सावधानी से रख दिया। फिर दोबारा अभ्यास शुरू किया। पहले दिन तो मैं लड़खड़ा रहा था, लेकिन दूसरी बार अभ्यास में ही मेरे मूव्स काफी बेहतर हो गए। मैंने कई सेट पूरे किए। पसीने से तरबतर हो गया। नहाकर साफ कपड़े पहने, किताब बैग में रखी और काम पर चला गया। सुबह डिलीवरी करने के बाद खाली समय में मैं किताब पढ़ता रहा। दोपहर करीब 2 बजे मुझे एक ग्राहक का मैसेज आया, शिया वानशन। वो अक्सर मुझसे पार्सल भेजती थी। पहले मुझे उसके काम के बारे में पता नहीं था, लेकिन एक बार उसका पैकेज खराब होने पर पता चला कि वह कपड़ों की ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर है। वह 25 साल की थी, मुझसे थोड़ी बड़ी, लेकिन स्वभाव से बहुत मिलनसार। 10 मिनट बाद मैं उसके घर पहुंचा। जैसे ही मैं दरवाजे के पास गया, मैंने देखा कि एक आदमी टोपी पहनकर उसके
दरवाजे की आंख पीप होल से अंदर झांक रहा था। वह साफ तौर पर संदिग्ध था। पहले मैं डर जाता, लेकिन पिछले 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद मेरे अंदर हिम्मत आ गई थी। मैंने पास पड़ा एक पोछा उठाया और उस आदमी की ओर बढ़ गया। एक चीख सुनाई दी और वह आदमी भाग गया। मैंने पीछा नहीं किया। फिर मैंने दरवाजा खटखटाया। वांशिन दीदी, मैं आ गया। अंदर से उसने पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा, बहुत अच्छी। मैंने उसे उस संदिग्ध आदमी के बारे में बताया और सावधान रहने को कहा। वह बोली, मुझे भी लग रहा था कोई मुझे देख रहा है। फिर उसने मुझे कचरा फेंकने को कहा और 500 रुपए देने लगी। मैंने मना किया, लेकिन उसने जबरदस्ती 100 रुपए पकड़ा दिए। मैंने आसपास चेक किया और फिर चला गया। मुझे पता नहीं था कि वह ऊपर से मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। शाम को मुझे फिर एक मुश्किल ग्राहक क्यान आंटी का कॉल आया। वह अकेली रहने वाली रिटायर्ड टीचर थी और बहुत शिकायत करती थी। मैं उसके घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। वह जमीन पर पड़ी थी। मैं घबरा गया। मैंने चेक किया, वह मर चुकी थी। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। इंतजार करते हुए मुझे हाल ही में पड़ी किताब याद आई। मैंने प्लास्टिक बैग पहनकर जांच की। उसकी गर्दन अभी भी थोड़ी गर्म थी, यानी मौत हाल ही में हुई थी। पास में एक सुगंधित तेल जैसा तरल पड़ा था। सिर के पीछे कई चोटें थीं और काफी खून बहा था, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही थी। वह बहुत साफ सुथरी रहती थी, फिर ये गंदगी क्यों? और उसका गिरने का तरीका भी अजीब था। पीछे से हमले जैसा नहीं लग रहा था। मैं सोच ही रहा था कि अचानक मेरे दिमाग में एक बात कौन थी।